मॉडर्न इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जैसे मेंस का जो नोमेनक्लेचर या जो टॉपिक होता है उसको मॉडर्न इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है। कई इम्तहानों में केवल फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है। तो मॉडर्न इंडिया दो भाग में बढ़ता है भारत के संदर्भ में। एक तो आप 1757 से 1857 के बीच का जो पीरियड है और तो ये मॉडर्न इंडिया में तो सभी है 1757 से 1947 तक पढ़ना और कई जगह पर 1964 तक पढ़ना। यूपीएससी में नेहरूवियन एरिया जो है नेहरूवियन एरा तक मॉडर्न इंडिया में पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें दो भाग किया जाता है 1757 से 1857। तो ये कमिंग ऑफ द यूरोपियंस होता है। तो इस पीरियड में जब हम लोग पढ़ते हैं तो पोर्तुगीज को छोड़ दिया जाता है। पोर्तुगीज प्योरली मेडिवल इंडिया में चले जाते हैं। लेकिन यहीं से भारत के साथ यूरोप का रिकनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। ऐसा नहीं था कि वास्को डी गामा ने भारत को भुलाए हुए भारत को खोज लिया, बल्कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू रिकनेक्ट यूरोप विथ इंडिया। इसीलिए उसके ज्योग्राफिकल डिस्कवरी को इतना वैल्यू दिया जाता है। और यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अरब सागर, जहां पर अरबों ने मध्यकाल के शुरुआत में यूरोपियंस को निकाल बाहर किया, ये वो पीरियड है जब पुर्तगालियों ने अरबों को अरब सागर से निकाल बाहर कर दिया। लगभग 1510 के आसपास अरब सागर और समुद्र के उस पश्चिमी किनारे पर यूरोपियंस का कब्जा हो जाता है, हॉर्मुज से लेकर मलक्का तक, है ना। और इसी में एक टॉपिक बनता है कि हाँ यूरोपियंस आए और इंडियंस वे आर डिफीटेड। है ना। तो ये होता है कि क्यों, है ना। तो यहाँ से मॉडर्न इंडिया के लिए एक टॉपिक सवाल बनता है मेंस के लिए कि यूरोपियंस जीत के और भारतीय हार गए क्यों। इसका अपना एक ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन होता है और आधुनिक काल में भी उसका नया एक्सप्लेनेशन शेखर बंदोपाध्याय की भी किताब है जो मॉडर्न हिस्ट्री के कई टॉपिक्स के लिए बढ़िया है, फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन, है ना। और बिपिन चंद्र की तो किताब है फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 से आगे है। लेकिन शेखर बंदोपाध्याय का किताब जो ओरियन ब्लैक स्वान से है, फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन, एक अच्छा किताब है जिसको पढ़ने से फायदा है। उस किताब में इसका आंसर बहुत अच्छा है। उन्होंने पहले चैप्टर में 18वीं शताब्दी के भारत का मूल्यांकन किया है और कुछ नए नए चीज़ों को उन्होंने उसमें सवाल उस पर उठाने का प्रयास किया है जो मेंस वगैरह के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि भारत में इतने राज्य थे, बंगाल पहले हारा 1757, फिर पलासी ये वांडियावास का युद्ध हुआ तो अंग्रेज जीत गए, है ना। तो 1757 हुआ, अंग्रेज यहाँ जीतते हैं। 1760 हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में फ्रांसीसी नहीं और अंग्रेज रहेंगे, ये वांडियावास ने फैसला किया। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अंग्रेज कहीं भी नहीं थे, लेकिन इस युद्ध के सबसे ज्यादा बेनिफिशियर अंग्रेज ही बने। और 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया, है ना। तो 1757 से लेकर 1764 यानी इन 7 वर्षों ने 7 वर्ष से ज़्यादा लोग बीपीएससी यूपीएससी देते रहते हैं,
लेकिन इस 7 वर्षों ने भारत का इतिहास और भारत का भाग्य ही बदल दिया, है ना। तो किसी भी देश के भविष्य का, फेट का, भाग्य का इतना जल्दी फैसला शायद नहीं हुआ इतिहास में जितना भारत में हुआ। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि पहले से बनी आ रही थी, लेकिन भारत औरंगजेब के पीरियड से भारत के सेंट्रल अथॉरिटी का डिक्लाइन हो रहा था, ऑटोनोमस स्टेट्स बन रहे थे, तो भारत का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। और इसी समय भारत में यूरोपियंस का स्ट्रॉन्ग इंफ्लुएंस होता है और फ्रांसीसी और अंग्रेज बाद में मेन राइवल बनते हैं और वांडियाबास के युद्ध के द्वारा फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से हरा दिया। तो यह तय हुआ कि भारत में फ्रांसीसी नहीं अंग्रेज रहेंगे, है ना। तो उसमें भी मेंस में सवाल आता है ऑप्शनल में कि फ्रांसीसियों की हार के क्या कारण थे और अंग्रेजों की विजय के क्या कारण थे। लेकिन हम लोग को यहाँ मेनली देखना होगा कि भारतीय शक्तियों की पराजय के क्या कारण थे और अंग्रेजों के जीत के या विदेशियों के जीत के क्या कारण थे, है ना। तो मॉडर्न इंडिया वाले सेक्शन में एक सवाल यहाँ से बनता है। छोटे मोटे सवाल की संभावना और भी रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ जब वो लोग धीरे धीरे भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित करते हैं तो उसमें भारत में सबसे मेजर पावर रहते हैं मराठा, है ना, और मैसूर है। तो मराठा और मैसूर पर भी कुछ सवाल हो सकता है, जैसे पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, मराठों के स्ट्रेटेजिक और सोच का वह डिक्लाइन है और मराठों की इस पराजय ने भारत में अंग्रेजों के राज्य के प्रसार का रास्ता बना दिया। मराठा उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य थे, लेकिन आप बैल मुझे मार की नीति का शिकार हुए और अहमद शाह अब्दाली से लड़ गए। इनकी जो ताकत थी खत्म हो गई। उस जमाने में भारत में मराठों को हराने वाला कोई नहीं था। और जो पीरियड हमारा है 1707 ऑनवर्ड्स, उसी पीरियड में बाजीराव फर्स्ट हुआ, जो मोस्ट पावरफुल मराठा पेशवा था, जिस पर कि आप लोग सिनेमा में देखे थे, बाजीराव मस्तानी। मैसूर में हैदर और टीपू दो लोग हैं और इन लोगों पर विवाद का पिटारा खुला हुआ है। लेकिन मैसूर ही एकमात्र राज्य है जिसने लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा और अंग्रेजों के सामने सरेंडर नहीं किया, है ना। और इसके अलावा भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं है, बड़ा राज्य, जो अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ता रहा, है ना। अब अंग्रेजों ने मैसूर को ही इस दौर में सबसे पहले टारगेट क्यों किया, है ना, और हैदर और टीपू को ही सबसे पहले टारगेट क्यों किया। मराठों को छोड़ दिया 1782 साल भाई की संधि के बाद, उन्होंने मराठों को छोड़ दिया और जब मैसूर को फिनिश किया 1799 में, तब फिर मराठों पर लगे और 1818 में उनको भी ख़त्म किया। तो कुछ लोगों का मानना है, उसी किताब में है प्लासी टू पार्टीशन में, कि हैदर और टीपू दे वर गोइंग ऑन द लाइन्स ऑफ द ब्रिटिश, दे वर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज ट्रेड रिलेशंस विद आउटसाइड वर्ल्ड। उन्होंने अपने यहाँ ट्रेड कॉरपोरेशंस बनाए, यूरोपियंस को अपने यहाँ व्यापार करने से मना कर दिया, विशेषकर अंग्रेजों को। तो व्यापार के बदौलत बढ़ते हुए अंग्रेजों को लगा कि हैदर और टीपू में वो थोड़ा सेंस है जो उन लोगों में है जो भारत के शेष राज्यों में नहीं था। तो अंग्रेजों ने मैसूर को पहले क्यों टारगेट किया। तो ये यूपीएससी में हो सकता है, बीपीएससी में संभावना कम है, लेकिन अगर ध्यान रखना है। और इन लोगों के साथ जो अंग्रेजों का लड़ाई हुआ, उसका भारत पर उनके पैरामाउंसी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। इस पीरियड में मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होगा वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। मेंस के लिए, है ना, सोशियो रिलीजियस
रिफॉर्म मूवमेंट। तो थोड़ा थोड़ा हर आदमी के बारे में, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, हेनरी विवियन डेरोजियो है, दयानंद सरस्वती हैं, है ना, और विवेकानंद। इन लोगों पर, जैसे राजा राम मोहन एक ट्रेडिशनल आदमी है, लेकिन रिफॉर्म के कोई रेडिकल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सती प्रथा के खिलाफ काम किया, ब्रह्म समाज का जो योगदान है वो है। हेनरी विवियन डेरोजियो एक रेडिकल आदमी है, यंग बंगाल मूवमेंट चलाए। और दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं और रिटर्न टुवर्ड्स वेदास या इनफॉलिबिलिटी ऑफ द वेदास का सिद्धांत देने वाले हैं, वेदों की सर्वोच्चता का सिद्धांत देने वाले हैं। तो आर्य समाज भारत का पहला ऑफेंसिव रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, आक्रामक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, जो केवल अपने अवगुणों को रिसीव नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे के दुर्गुणों को भी हाईलाइट कर रहा है। इन्होंने कहा कि तुम अपनी कमीज देखो, हम अपनी कमीज देखेंगे। और सत्यार्थ प्रकाश किताब के द्वारा इन्होंने मुस्लिमों और ईसाई धर्मों के बीच व्याप्त भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को हाईलाइट किया। और एक तरह से हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाला लाजपत राय वगैरह और भी बहुत सारे होस्ट ऑफ लीडर्स हैं जो पंजाब और यूपी से निकले, दे हैड द आर्य समाजी बैकग्राउंड। और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन चलाया, डीएवी स्कूल मतलब स्कूल कॉलेज चलाया, डीएवी स्कूल्स एंड कॉलेज। तो एक आज भी आर्य समाज भारत में एक प्रमुख संस्था के रूप में है। और डीएवी स्कूल्स एंड कॉलेजेस का चीन ये लोग पूरे भारत में चलाते हैं। तो इस संदर्भ में इनका योगदान, इनका एक महत्वपूर्ण एरिया होता है। जहाँ तक विवेकानंद का सवाल है, विवेकानंद आज भी रेलिवेंट है। इन्होंने पूरब के आध्यात्मिक सर्वोच्चता, स्पिरिचुअल सुपरियरिटी को पश्चिम में स्थापित किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस गौरव को, सांस्कृतिक गौरव को इस्टेब्लिश किया शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन के बाद। और उन्होंने यह दिखलाने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म में क्या अच्छी विशेषताएं हैं, और बहुत सारी बातों पर उन्होंने भारत के लोगों को गौरव का क्षण दिया। इसीलिए नेहरू जी ने इन्होंने नेशनलिस्ट मॉन्क कहा था। और इनका जो सामाजिक सुधार या जो सामाजिक लेवल पर भी सोच है वो बहुत ही जमीनी था। उनका मानना था कि जब तक गरीबों का उद्धार नहीं होगा, देश का उद्धार नहीं होगा। इसलिए इनके कथन इतने रेलिवेंट थे कि मंडल कमीशन आयोग के रिपोर्ट्स में भी कई जगहों पर इनके स्टेटमेंट्स को रेफर किया गया। तो ये बहुत जमीन के बातों को जानने वाले थे कि अगर पेट नहीं भरा होगा तो भजन नहीं हो सकता। तो भारत के दुखी गरीब और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो भारत के अन्य समस्याओं का भी समाधान नहीं होगा। तो ये आपको इन लोगों पर थोड़ा ध्यान देकर एक नज़र मारते रहना है। लेकिन अब इससे जो एक स्टैंडर्ड का सवाल होता है कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट वाज वीमेन सेंट्रिक। या एलिट क्लास सेंट्रिक। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन महिला केंद्रित था और इसमें अपर क्लास सेंट्रिक भी था। जो मेन रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जैसे सती प्रथा है, विडो रीमैरेज एक्ट है, बाल विवाह है, बाल मतलब महिला शिशु कन्या शिशु वध है, घूंघट प्रथा है, सामाजिक धार्मिक जीवन में आइसोलेशन है, इसी सब का आंदोलन चला। तो इसमें ज़्यादातर मुद्दे वो हैं जो महिलाओं से संबंधित है ना। सती प्रथा महिला से, विडो की समस्या महिला से,
घूंघट की समस्या महिला से, इकोनॉमिक डिनाइल महिला, आर्थिक जो इनको रूप से अलग किया गया, शिक्षा से अलग हटाना महिला से। तो एक सवाल यहाँ बनता है कि वाज इट वीमेन सेंट्रिक, क्या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन महिला केंद्रित था? दूसरा है, नया जो लोग कह रहे हैं, जैसे राजा राम मोहन राय के योगदान पर भी लोग सवाल उठाते हैं कि वाज इट एलिट क्लास सेंट्रिक, क्योंकि सती प्रथा एलिट क्लास की समस्या है। बड़े लोगों में, राजपूतों में, बंगाल के ब्राह्मणों में प्रचलित था। विडो की समस्या सबसे ज़्यादा खराब अपर कास्ट में ही रही। कन्या का, लड़की का ज़्यादा उस तरह से जन्म लेना और विवाह की समस्या ज़्यादा अपर कास्ट में ही रही। या बहुत सारी जो इस समय चीज़ों को हाईलाइट किया गया, मोस्टली दे वर एलिट क्लास सेंट्रिक। गरीब महिलाएं हैं, अगर उनकी शादी होती है तो काम करने के अलावा उनके पास विकल्प नहीं होता, तो उनको आर्थिक डिनाइल नहीं हो सकता, या वैसी बहुत सारी बातें हैं। तो एक पक्ष वो भी बनता है, इसलिए ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा और यूपीएससी के लेवल पे होगा, लेकिन बीपीएससी उधरे जा रहा है, तो इस एस्पेक्ट का भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में भारत में अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रसार है, विशेषकर जब मैकाले को इसका जिम्मेदारी दिया जाता है कि वह एंग्लिकन और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी ओरिएंटल और एंग्लिकन, तो ओरिएंटलिस्ट वर्सेज एंग्लिसिस्ट जो विवाद है, उसमें मैकाले का डिसाइसिव निर्णय होता है कि अंग्रेजी शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और आगे चलकर जब ये कह दिया जाता है कि अंग्रेजी पढ़िए नौकरी पाइए, 1844 के आसपास लगता है, तो फिर भारत में जो अंग्रेजी पढ़ने की अंध दौड़ शुरू होती है, जो आज तक जारी है। उस पीरियड में अरबी पढ़िए, मतलब पर्शियन पढ़िए, उर्दू पढ़िए, ऑलमोस्ट यू विल बी गेटिंग जॉब्स, है ना। वो हमारे यहाँ कोर्ट की लैंग्वेज भी बहुत दिनों तक वही रही है। ऐसी स्थिति में रॉयल पैट्रोनेज जिस मीडियम को मिलता है, उस मीडियम के पढ़ने से रोजगार की संभावनाएं उतनी ही अधिक हो जाती है। यहाँ से अंग्रेजी प्लस एक समाज का डेवलपमेंट होता है ना। और धीरे धीरे हम अपने ट्रेडिशनल शिक्षा से दूर चले जाते हैं, कई कारणों से। एनसीईआरटी की आपकी किताब में है कि हमारे टोला मोहल्ला और गांव में चलने वाले पेड़ के नीचे, किसी के दरवाजे पर सीजनल स्कूल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। उसके स्थान पर अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित स्कूल आते हैं। रेगुलर अटेंडेंस जरूरी होता है, जो आज फिर से ये अंग्रेज़ों का इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम है, जहाँ शिक्षा धीरे धीरे गरीब और आम लोगों से दूर हो जाती है। एनसीईआरटी की किताब में ही है, जो लोग नहीं पढ़ते नहीं जानते। उस ज़माने में हमारे यहाँ फसल के सीजन के अनुसार स्कूल लगता था। फसल का सीजन आया स्कूल रुक जाएगा, फिर ऑफ टाइम आया स्कूल शुरू हो जाएगा। इसका परिणाम ये होता था कि खेतों में काम करने वाले लोगों के बच्चे भी उन स्कूलों में जाकर पढ़ लेते थे, और एनुअल एग्जामिनेशन का दबाव नहीं होता था, वो इवेल्युएशन का आधार वैसा नहीं होता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब रेगुलर स्कूल्स इंट्रोड्यूस किए, एग्जामिनेशन पैटर्न इंट्रोड्यूस किया, तो स्कूल वही जा सकता था जो फ्री है। गरीब के बच्चे फ्री नहीं हैं, वो स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो जिसके पास संसाधन है वही स्कूल जाएगा, वही फीस देगा। पहले के ज़माने में फीस का भी कंपल्सन नहीं था, गुरुजी को भी अनाज मिल गया, कुछ और सामान मिल जाता था, गुरुजी भी अपना काम चला, वो भी पढ़ाते रह गए।
तो वैसे ज़माने के बाद नए ज़माने का जो एजुकेशन पैटर्न अंग्रेज़ों ने लागू किया, उस एजुकेशन पैटर्न ने आम लोगों को एजुकेशन से दूर कर दिया, क्योंकि दे कैन नॉट एफोर्ड टू गो टू द स्कूल रेगुलरली। और आज हमारे राज्य में भी जो हुआ है कि 15 दिन स्कूल नहीं जाइएगा, नाम कट जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था ने धीरे धीरे सिस्टम को इस तरह से कर दिया कि जो कामगार हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि अनियमित स्कूल जाने पर दंड लगेगा, बेइज्जती होगी, नाम काट दिया जाएगा। तो धीरे धीरे वो वर्ग एजुकेशन से दूर हो गया, है ना। और मैकाले को इसीलिए अंग्रेजी का जन्मदाता भारत में कहा जाता है। और आगे 1854 का माइन्यूट है, 1782 का जो रिपोर्ट है, ये सब धीरे धीरे भारत में एजुकेशन को अंग्रेजी परस्त एजुकेशन बढ़ाते हुए चला जाता है, जिसमें गांधी और टैगोर जो एजुकेशन पर अपना विचार देते हैं वो भी रेलिवेंट हो जाता है ना। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से आपको कई सवाल इस तरह से मिल जाते हैं। लेकिन तो मॉडर्न इंडिया में बेसिकली उन्हीं सारे एरिया को देखना होता है। हालांकि इस पीरियड से आगे भी जाएगा। कास्ट मूवमेंट होता है, कास्ट मूवमेंट में लोअर कास्ट मूवमेंट, अनटचेबिलिटी का मुद्दा आता है ना। फिर महिला का आंदोलन अलग से आता है, महिलाओं के बीच होने वाले आंदोलन, किसानों के आंदोलन, है ना, मजदूरों के आंदोलन। तो बहुत सारे सब टाइटल्स होते हैं, तो उसको भी एक तरह से देखना होता है। लेकिन दूसरा पक्ष होता है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। है ना। फ्रीडम स्ट्रगल जो है, यहीं से मूल चीज जो ज़्यादातर सवाल है यहीं से एक्सपेक्टेड होता है। फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब हुआ है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो वी स्टार्टेड स्ट्रगल टू फ्री आवरसेल्फ, है ना। ये फ्रीडम स्ट्रगल हो जब अंग्रेजों को हटाने या अंग्रेजों के द्वारा स्थापित सत्ता को रिप्लेस करने का आंदोलन चला, तो ये कहलाएगा फ्रीडम स्ट्रगल, है ना। और इस मामले में हम लोगों ने पहले पढ़ा है, पिछले क्लास में आपको हमने सब बताया था, तो केवल यहाँ रिवीजन कर देते हैं। तो उसमें 1857 है, यहाँ से हमेशा लगभग सवाल आते रहा है, इसलिए जब भी पढ़िए तो 1857 की क्रांति और इसमें टेक्स्ट बुक ही पढ़िए, ज़्यादा अच्छा है। बिपिन चंद्र का किताब इस सेक्शन के लिए बेस्ट किताब है, टेक्स्ट बुक है। और बहुत सारे लोग कोई क्या नाम है उसका, स्पेक्ट्रम वगैरह भी पढ़ते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट बुक है, हम हमेशा टेक्स्ट बुक को ही प्रीफर करते हैं। तो इस सेक्शन के लिए सबसे अच्छा किताब है बिपिन चंद्र का फ्रीडम स्ट्रगल, जो हिंदी में दिल्ली विश्वविद्यालय से है और अंग्रेजी में पेंगुइन से। फिर फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये दोनों का एक ही जवाब होता है, थोड़ा बहुत फेरबदल करके। और उसमें सेफ्टी वल्व थ्योरी, द मॉडरेट फेज। फिर है एक्सट्रीमिस्ट फेज, 1905 से 1919, सारे टॉपिक पिछले वीडियो में है। फिर गांधीयन एरा है, ये सब आपको हम बताए हुए, ये वाला सेक्शन पूरा बताया हुआ है। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्लास शुरू करेंगे। और जो अगला क्लास हमारा कल का क्लास जो होगा, जो पहला टॉपिक हम बताए हैं कि 18वीं शताब्दी का भारत और अंग्रेज क्यों जीते, हम क्यों हारे, है ना। इस टॉपिक को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आप लोग भी उसको कहीं से पढ़े रहिएगा।